हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर द नीट क्लासेस मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना में। आज आपका टॉपिक है बायोलॉजी में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। जो एक्सक्रीशन के बाद जो मटेरियल्स बनते हैं उनको कैसे एलिमिनेट करते हैं। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज एक्सक्रीशन। व्हाट इज एक्सक्रीशन? द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। आप देखिए यहाँ पर एक्सक्रीशन और इजेशन थोड़ा सा डिफरेंस है। आपने इससे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने एक वर्ड सुना है इजेशन। ये क्या है? एक्सक्रीशन। तो द रिमूवल ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट में, यहाँ पर नाइट्रोजन शब्द लगा हुआ है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। अब जो नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है बॉडी से, उसको रिमूवल करना है। कैसे बना होगा? वाया द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस पूरी बॉडी में हुई होगी, उपापचयी क्रिया इसको हिंदी में कहते हैं, उसके द्वारा जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल बॉडी के अंदर बना है उसको रिमूव करना, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन। अब ये वेस्ट मटेरियल कैसे बनते हैं? जो भी हम यहाँ पर प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन रिच डाइट लेते हैं, तो प्रोटीन रिच डाइट में जब उसका डाइजेशन होता है तो डीएमिनेशन के फलस्वरूप अमोनिया है, अमीनो एसिड्स है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, ग्वानिन है, ऑर्निथोरिक एसिड है, हिप्यूरिक एसिड है, एलेनिन है। दीज आर ऑल द वेस्ट मटेरियल्स दैट आर इसेंशियल रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। अगर इनको बॉडी से रिमूव नहीं किया गया तो ये सारे पॉइजनस मटेरियल हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में मिक्स होकर के पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को क्या कर देंगे? डिस्टर्ब कर देंगे, और जिसके कारण से क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इसीलिए मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक होता है। अब एक्सक्रीशन के बाद हम आते हैं मेन द टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल। किस किस तरह के वेस्ट मटेरियल्स हमारी बॉडी में या ह्यूमन बींग्स के अलावा इंडिविजुअल्स में या एनिमल्स में बन सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन हैं दैट आर इसेंशियल फॉर द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। टाइप्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। तो वेस्ट जो लगा है उसमें कौन से वेस्ट हैं? नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल्स। सबसे पहले आता है यहाँ पर एमिनो एसिड। आपको पता है दिस इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ द प्रोटीन। तो प्रोटीन की इकाई होती है एमिनो एसिड। एमिनो एसिड 20 टाइप्स के होते हैं। वो आपको इससे पहले बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके हैं कि एसेंशियल है कि नॉन एसेंशियल है। जो हमारी बॉडी में फॉर्मेशन नहीं होता है जिनका, दे आर एसेंशियल। जिनका फॉर्मेशन हो जाता है दे आर नॉन एसेंशियल। तो जो एमिनो एसिड के फॉर्म में वेस्ट मटेरियल का जो रिमूवल होता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द एमिनोटेलिज्म। एमिनोटेलिज्म, it is the process by which the waste material in the form of the amino acid released out, and the animals which release the amino acid is called the aminotelic animals। तो प्रोसेस हो गया एमिनोटेलिज्म, ऐसे इंडिविजुअल्स या एनिमल्स हो गए एमिनोटेलिक एनिमल। अब जो एग्जाम्पल है एमिनोटेलिज्म में, एमिनो एसिड के फॉर्म में जो रिमूवल कर रहे हैं वो कर रहा है इकाइनोडर्म्स में। यूनियो है, पाइला है एंड अदर इकाइनोडर्म्स। इकाइनोडर्म्स आप जानते हैं, इकाइनोडर्म एक फाइलम है जिसके अंतर्गत स्टारफिश वगैरह आती है। यूनियो होता है, पाइला आता है। तो आप इसमें जो सीप घोंगे हैं ये मेन है। अब एमिनो एसिड के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पर अमोनिया। दिस इज आल्सो द हार्मफुल वेस्ट मटेरियल एज वेल एज डिफ्यूजिबल वेस्ट मटेरियल। बॉडी से डिफ्यूज हो जाता है अमोनिया। किसमें रिलीज हो जाता है? एक्वाटिक एनिमल्स से मोस्टली पाया जाता है, और बॉडी से गैस के फॉर्म में डिफ्यूज होता है। और अमोनिया को सिक्रीट करने वाले जो एनिमल हैं दे आर कॉल्ड द अमोनोटेलिक एनिमल। दे आर कॉल्ड द अमोनोटेलिक animals, and the process of removal of ammonia from the body is called the अमोनोटेलिज्म। क्या कहते हैं इसको? अमोनो
टेलिस। जितने भी एक्वाटिक एनिमल्स हैं गैसेस फॉर्म में रिलीज होता है, अमोनिया वाटर में सॉल्युबल होती है तो रिलीज हो जाती है। एग्जाम्पल है आपने देखिए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अमीबा पैरामीशियम आता है, इनकी बॉडी से डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया गैस रिलीज होती है। प्रोटोजोआ के बाद एग्जाम्पल है पोरीफेरा, पोरीफेरा में स्पंजेस आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द निडेरिया, निडेरिया में क्या आता है, हाइड्रा आता है। इसके अलावा और एग्जाम्पल है बोनी ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज हैं, बोनी एंड फ्रेश वाटर फिशेज। इसके अलावा टैडपोल ऑफ एम्फीबियंस, जो एम्फीबियंस के टैडपोल होते हैं, एम्फीबियंस टैडपोल, इट मीन्स लार्वा। तो फाइलम प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, निडेरिया, बोनी एंड फ्रेश वाटर फिशेज, एम्फीबियंस, टैडपोल्स एटसेट्रा, these release the ammonia gas and they are called the ammonotelic animals. Now the next excretory material and next nitrogenous waste material is urea. The formula NH2CONH2 आप सबको पता है। The formation कहाँ होता है in the human body? In the liver and released by the ureter as well as urinary passages in the form of the urine. तो यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है, लेकिन किडनी हमारा उसको फिल्टर करके वाटर में डिसॉल्व करके यूरिन के फॉर्म में रिलीज करती है। इट इज लेस टॉक्सिक देन द अमोनिया। तो अमोनिया के कंपैरिजन में लेस टॉक्सिक है, वाटर सॉल्युबल होता है और वाटर में डिसॉल्व जब हो जाता है तो यूरिया, तो उसे क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। एंड द एनिमल्स व्हिच रिलीज द यूरिया आर कॉल्ड द यूरियोटेलिक एनिमल, यूरियोटेलिक animals and this process is called the ureotelism. Example, adult amphibians लार्वल स्टेज में अमोनिया रिलीज होती है, एडल्ट एम्फीबियंस में होता है, एडल्ट एम्फीबियंस एंड मैमल्स, मैमल्स में मोस्टली यूरिया रिलीज होता है। Now the uric acid, this is also the nitrogenous excretory material and it is released in the very concentrate form, बहुत ज़्यादा संकेंद्री फॉर्म में या बहुत ज़्यादा सांद्र फॉर्म में, सांद्र रूप में रिलीज होता है और ऐसे एनिमल्स में पाया जाएगा जहाँ पर वाटर कंजर्वेशन ज़्यादा होता है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए ये यूरिक एसिड क्रिस्टल के फॉर्म में करके रिलीज होता है, क्योंकि सेमी सॉलिड पेस्ट के रूप में रिलीज होता है। और जितने भी यहाँ पर बर्ड्स हैं उसकी जो बीट होती है उसमें यूरिक एसिड होता है। इसीलिए आप देखते हैं जितने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पर बर्ड्स बैठी रहती हैं, कबूतर वगैरह बैठे रहते हैं, उनकी बीट से जो स्पॉट पड़ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द यूरिक एसिड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द यूरियोटेलिज्म, यूरिकोटेलिज्म। And the animals which release the uric acid are called the uricotelic animals. Now the example of uricotelic animals is the example of birds, insects and reptiles etc. तो बर्ड्स भी हैं, इंसेक्ट्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी यूरिक एसिड के फॉर्म में अपना नाइट्रोजन वेस्ट को रिमूव करते हैं। Now the next example is the hippuric acid. Hippuric acid. This type of nitrogen waste material released into the, जितने भी यहाँ पर हर्बीवोर्स होते हैं उसमें एग्जाम्पल है आपका रैबिट, रैबिट एंड अदर हर्बीवोर्स, इसमें हिप्यूरिक एसिड पाया जाता है। नाउ द अनदर नाइट्रोजन एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल इज कॉल्ड द ऑर्निथ्यूरिक एसिड। आपने नाम सुना है ऑर्निथोलॉजी, इट इज द स्टडी ऑफ द बर्ड्स। तो बर्ड्स की स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, इसलिए ऑर्निथ्यूरिक एसिड जो रिलीज हो रहा है वो किसमें रिलीज होगा, बर्ड्स में। तो बर्ड्स एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजन बेस्ड मटेरियल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। एग्जाम्पल है नाउ द बेंजोइक एसिड के फॉर्म में रिलीज होता है एलेनिन,
एलेनिन के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। इसके अलावा प्यूरिन और पिरिमिडीन के फॉर्म में रिलीज हो सकता है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ग्वानिन। ग्वानिन आपको पता है नाइट्रोजनस बेस है, जब आपने डीएनए में पढ़ते हैं, डीएनए आरएनए में, तो प्यूरिन और पिरिमिडीन में क्या होता है, डिफरेंशिएट होता है। प्यूरिन डबल साइक्लिड होता है, हेट्रोसाइक्लिड भी कहते हैं। ग्वानिन एग्जाम्पल है उसका एडनिन और ग्वानिन। तो जो प्यूरिन का एग्जाम्पल ग्वानिन दिया था, स्पाइडर्स जो होती हैं मकड़ियाँ, वो ग्वानिन के फॉर्म में अपने नाइट्रोजनस एक्सक्रीटिंग मटेरियल को रिमूव करती हैं। तो आपने देखा टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन एक्सक्रीटिंग मटेरियल्स में अमोनिया था तो अमोनोटेलिस में कहेंगे, ठीक है। एमिनो अम्ल था तो एमिनोटेलिस में कहेंगे। यूरिया था तो यूरियोटेलिस में कहेंगे। यूरिक एसिड था तो यूरिकोटेलिस में कहेंगे। फिर इसके बाद हिप्यूरिक एसिड रिलीज होता है, ऑर्निथूरिक एसिड रिलीज होता है, एलेनिन रिलीज होता है, ग्वानिन रिलीज होता है। These are the types of the nitrogenous waste material that are essential to remove from the body to maintain the metabolic activities as well as life. अब ये जो एक्सक्रीटरी मटेरियल्स हैं, टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी मटेरियल्स पढ़ने के बाद हम आते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एसेंशियल टू रिमूव दीज एक्सक्रीटरी मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। तो ऐसे विशेष स्ट्रक्चर्स जो इन मटेरियल्स को, नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसेंशियल होते हैं, these are the nitrogenous excretory organs। बहुत सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट टू द वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट से शुरू करते हैं। इनवर्टिब्रेट में ह्यूमन बींग्स क्या है, सबसे लास्ट में मोस्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स है। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। आपने नाम सुना होगा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, हिंदी में कहते हैं संकुचनशील रिक्तिका। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में अमीबा है, पैरामीशियम में इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करता है, दे एब्जॉर्ब द एक्सेस ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द बॉडी। जितना भी एक्स्ट्रा वाटर मिनरल्स होते हैं ये अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेता है बाय द प्रोसेस कॉल्ड द सिस्टोल एंड रिलीज्ड आउट द एक्स्ट्रा वाटर बाय इट्स बर्थ। जब ये फट जाता है सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर के, तो जितना भी एक्स्ट्रा वाटर होता है सेल मेम्ब्रेन के फटने से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इसको कहाँ निकाल देती है, बाहर निकाल देती है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल यदि यहाँ पर इफ द एनिमल्स आर प्लेस्ड इनटू द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अमीबा को रखते हैं तो बहुत तेजी से वाटर इंटर करेगा, क्योंकि वाटर विल ऑलवेज मूव फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर एंड ऑस्मोसिस होगी, क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा है, हाइपोटोनिक है। तो एंड ऑस्मोसिस जब होगी तो लॉट ऑफ वाटर इंटर्स इनटू द बॉडी ऑफ द प्रोटोजोन्स। तो क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वर्क्स वेरी फास्ट। बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल काम करेगी, लगातार वाटर को एब्जॉर्ब करके और सेल मेम्ब्रेन के पास जाकर फट जाएगी, बर्स्ट करेगी, ताकि एक्स्ट्रा वाटर कहाँ रिलीज हो जाए, बाहर रिलीज हो जाए। इसी तरह से अगर हम इसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखें, दिस इज द अमीबा एंड प्लेस्ड इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक का मतलब होता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन। जब कंसंट्रेट सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा, वाटर विल मूव फ्रॉम द लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन ऑलवेज। इट मींस फ्रॉम द अमीबा टू द एक्स्ट्रा लिक्विड। अमीबा से बाहर की तरफ वाटर रिलीज होगा एंड द अमीबा विल श्रिंक। अमीबा क्या होगा, सिकुड़ जाएगा एंड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल डज नॉट वर्क। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वाटर इंटर नहीं कर रहा, लगातार शरीर से कहाँ निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है दैट इज द वेरी important excretory organ in the protozoans. Now the contractile vacuole के बाद हम आते हैं फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स नाम आपने सुना होगा, शिखा कोशिकाएं कहते हैं। शिखा कोशिकाएं क्यों कहते हैं, आग नहीं जलती है इसमें। फिर एक्चुअली जो इनका स्ट्रक्चर होता है फ्लेम सेल्स का, ये इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। इसमें यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं उससे फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं एंड दीज फ्लैजला लाइक स्ट्रक्चर्स जस्ट लाइक द फ्लेम, जैसे मोमबत्ती की लौ जलती है उस तरह से जलते हैं, इसलिए इसको फ्लेम सेल्स कहते हैं। मोमबत्ती की लौ की तरह दिखती है, ना कि जलती है।
So it is named the flame cells and it is the characteristic feature of the phylum Platyhelminthes. Platyhelminthes as well as Amphioxus. प्रिमिटिव वर्टिब्रेट्स है तो प्लेटिहेल्मिंथेस में पाया जाता है, एम्फिऑक्सस में पाया जाता है एंड सम एनालिट्स में भी होता है एज वेल एज रोटिफर्स में होता है। फ्लेम सेल्स के बाद हम आते हैं यहाँ पर कॉक्सल ग्लैंड्स। फाइलम आर्थ्रोपोडा में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। तो जो कॉक्सल ग्लैंड्स हैं दे आर फाउंड इनटू द spiders as well as मकड़ियों के अलावा और किसने आपने नाम सुना है? बिच्छू नाम सुना है? स्कॉर्पियन। तो स्पाइडर्स में होता है, स्कॉर्पियन में पाई जाती कॉक्सल। नाउ नेक्स्ट द एंटीनरी ग्लैंड्स। द एंटीनरी ग्लैंड्स आल्सो कॉल्ड द ग्रीन ग्लैंड्स। Green glands. These are the characteristic feature of the crustaceans. These are all belongs to the phylum Arthropoda. phylum Arthropoda बहुत बड़ा क्लास है, बहुत बड़ा फाइलम है, सॉरी, एनिमल किंगडम का। अप्रॉक्स 9 लाख एनिमल्स जितने भी एनिमल किंगडम में है उसमें 75 से 80% जो एनिमल्स की कैटेगरी है, एनिमल्स की वैरायटी है, स्पीशीज है, किसमें रखी गई है? फाइलम आर्थ्रोपोडा में रखी गई है। और आर्थ्रोपोडा को यहाँ पर सब फाइलम में डिवाइड किया गया। सब फाइलम के बाद अलग अलग क्लासेस हैं। तो उसमें जो एंटीनरी ग्लैंड्स है वो क्रस्टेशियन से पाई गई। क्रस्टेशियंस जो होते हैं, क्रस्ट में होता है अर्थ सरफेस, जो सतह पर जो है चिपक कर चलते हैं, क्रस्टेशियंस। नाउ नेक्स्ट इज द मेलपिगियन ट्यूबुल्स। मेलपिगियन ट्यूबुल्स। मेलपिगियन ट्यूबुल्स द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द, किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? इंसेक्ट्स का। आपने कॉकरोच पढ़ा है, कॉकरोच में देखा है जो मेलपिगियन ट्यूबुल्स होती हैं तो कहाँ पाई जाती हैं? ये मिडगट से हाइंड गट के बीच में 60 से 150 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, दीज आर द ट्यूब लाइक फाइन फिलामेंट्स कॉल्ड द मेलपिगियन ट्यूबुल्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में आपके कॉकरोच भी आते हैं, हाउस फ्लाई भी आता है, हनी बी भी आता है। तो मेलपिगियन ट्यूबुल्स वहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फिर इसके बाद हम आते हैं नेफ्रिडिया। नाम सुना होगा आपने नेफ्रिडिया, हिंदी में कहते हैं व्रक्कक, ना कि व्रक। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा। तो एनिलिडा में आपको मोस्ट कॉमन एग्जांपल है यहाँ पर अर्थवर्म। अर्थवर्म का जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो क्या है बताइए? फेरेटिमा पोस्थुमा। तो फेरेटिमा पोस्थुमा में जो नेफ्रिडिया होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। आपको पता है सेप्टल नेफ्रिडिया होता है, इंटेगुमेंटी नेफ्रिडिया होता है, तो पठी उत्सर्गिकाएं हैं, इंटेगुमेंटी नेफ्रिडिया है, एक्सक्रीटरी नेफ्रिडिया है। तो ये जो नेफ्रिडिया हैं ये वृक्कक, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फाइलम एनिलिड्स। एनिलिड्स में आप एग्जांपल ले सकते हैं, अर्थवर्म है, लीच है, जो स्पीसी में आता है, नेरी स्पीसी में आता है। नाउ द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज कॉल्ड द केवर ग्लैंड। केवर ग्लैंड, इसका एक और नाम है ग्लैंड ऑफ बोजाइनस कहते हैं, ऑर्गन ऑफ बोजाइनस, बोजाइनस ऑर्गन। ये फाइलम मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो मोलस्का में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो केवर ग्लैंड्स भी कहते हैं, बोजाइनस ऑर्गन भी कहते हैं, बोजाइनस ग्लैंड्स भी कहते हैं। नाउ द स्पेशल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द वर्टिब्रेट्स। अभी तक आप जो पढ़ रहे थे वो मोस्टली क्या थे? इनवर्टिब्रेट्स थे। जो वर्टिब्रेट्स में मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज कॉल्ड द किडनी। अब किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। किडनी भी 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ पर? प्रोनेफ्रिक है, मीसोनेफ्रिक है एंड द मेटानेफ्रिक है। दिस इज द प्रोनेफ्रिक, it is the mesonephric as well as the metanephric. How can we differentiate in the pronephric, mesonephric and metanephric kidney?
तो जो प्रोनेफ्रिक किडनी है हमारी, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है इन द ह्यूमन बीइंग्स। एम्ब्रियोनिक स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज एज वेल एज, अभी कल प्रोनेफ्रिक पढ़ रहे हैं, बाद में मीसो मेटानेफ्रिक पढ़ेंगे। एम्ब्रियोनिक स्टेज एज वेल एज इन tadpole of amphibians, tadpole of amphibians। तो क्या होता है कि इट इज द अनडेवलप्ड टाइप ऑफ किडनी प्रेजेंट इन द फर्स्ट टू फोर्थ एम्ब्रियोनिक वीक, जो पहले से चौथे सप्ताह तक, फोर्थ वीक ऑफ एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द ह्यूमन बीइंग्स as well as in the tadpole of the amphibians, there are only 4 to 6 pair of tubules। जो tubules होती है इसमें 4 से 6 पेयर होती हैं, और ये जो 4 से 6 पेयर की ट्यूब्यूल है, ये ट्यूब्यूल एक्सटेंड आगे बढ़ती है कॉर्डली टेल के पास से, एंड एंड्स इन क्लोएका, क्लोएका पहुंच जाती है। क्लोएका आपको पता है किसे कहते हैं? ऐसे वर्टिब्रेट्स में क्लोएका पाया जाता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है क्लोएका, जिन एनिमल्स में जो हमारा रिप्रोडक्टिव पैसेज है और एक्सक्रीटरी पैसेज है, दोनों एक ही होता है। दैट इज कॉल्ड द क्लोएका। इट मींस इट हेल्प्स इन द रिप्रोडक्शन एज वेल एज द एक्सक्रीशन। रिप्रोडक्शन में भी यही पैसेज हेल्प करता है, और किसमें हेल्प करता है? एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। तो ये क्लोएका कहलाता है। क्लोएका आपको पता है किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है यहाँ पर? एम्फीबियंस। तो ये जो प्रोनेफ्रिक जो हमारी किडनी है, इट इज अनडेवलप्ड किडनी। अब इसके बाद और ज्यादा डेवलप किडनी आती है, दैट इज कॉल्ड द मीसोनेफ्रिक किडनी। मीसोनेफ्रिक डेवलप्स इन एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म, मीसोडर्म से डेवलप होती है, एज वेल एज फ्रॉम 4th to 8th वीक, चौथे से 8वें सप्ताह तक होती है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता है, इट्स एंड्स इन मेल रिप्रोडक्टिव पैसेज। जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, तो उस पैसेज में ये जाकर वास्तव में खुल जाती है। तो इस कॉल्ड मीसोनेफ्रिक किडनी। और जो मीसोनेफ्रिक किडनी है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एन एमनियोट्स। आपको पता है वर्टिब्रेट्स में दो कैटेगरी बनाई गई थी, एमनियोट्स एज वेल एज एनेमनियोट्स। क्या डिफरेंस है? जो एनेमनियोट्स होते हैं उसमें आपका आता है एग्जांपल फिशेस एंड एम्फीबिया, मत्स्य वर्ग है और उभयचर वर्ग है, इन दोनों वर्ग को एनेमनियोट्स कहते हैं। इसके अलावा रेप्टाइल्स भी आता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एम्नियन नामक जो झिल्ली है वो नहीं पाई जाती। फीटस को चारों ओर से घेरने वाली एम्नियोनिक स्टेज की जो मेम्ब्रेन होती है, दैट इज एम्नियन। तो 4 मेम्ब्रेन होती है, एम्नियन होती है, कोरियन होती है, एलेंट्राइस होता है, प्लेसेंटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो एम्नियन मेम्ब्रेन है वो नहीं पाई जाती। इसीलिए मीसोनेफ्रिक किडनी में एनेमनियोट्स में पाई जाती है। इट मींस लेस डेवलप्ड वर्टिब्रेट्स, एंड द मोस्ट डेवलप्ड वर्टिब्रेट इज कॉल्ड द एमनियोट्स। दे कंटेन्स द मेटानेफ्रिक किडनी, मेटानेफ्रिक किडनी एज वेल एज मेटानेफ्रॉस किडनी। तो हाईली डेवलप्ड होती है, फुल्ली डेवलप्ड, एंड अराइजेस फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। ये भी मीसोडर्म से अराइज होती है। जितने भी एमनियोट्स है उसमें पाई जाती है। और एक और विशेषता इसमें कि इसमें यूरेटरिक जो ट्यूब होती है, जिसको हम यूरेटर बोलते हैं, मूत्रवाहिनी, यूरेटरिक ट्यूब arises as diverticulum of Wolfgang duct।
एक वोल्फियन डक्ट होती है, उस वोल्फियन डक्ट के डाइवर्टिकुलम से जो एराइज होती है यूरेटर। और इस तरह की जो मेटानेफ्रोइड किडनी है, इट इज द फुल्ली डेवलप्ड किडनी प्रेजेंट इन द हायर इंडिविजुअल्स। जो एग्जांपल हैं एमनियोट्स, एमनियोट्स में एग्जांपल आता है आपका एव्स एंड मैमल्स। एव्स पक्षी वर्ग को कहते हैं और मैमल्स स्तनधारी को कहते हैं। ह्यूमन बींग्स में मैमल्स में रखा गया है। ये वोल्फियन डक्ट क्या है? इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज, एम्ब्रियोनिक स्टेज में द वोल्फियन डक्ट इज द स्पेशल डक्ट दैट विल गिव राइज टू द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या मेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन्स एज वेल एज द किडनी। तो मेल रिप्रोडक्टिव जेनिटल ऑर्गन्स के साथ साथ किडनी को जो डेवलप कर रही है इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, दैट इज कॉल्ड द वोल्फियन डक्ट। तो उसी वोल्फियन डक्ट के डाइवर्टिकुलम से यूरेटरिक ट्यूब डेवलप हुई है। यूरेटरिक ट्यूब डेवलप हुई है, इसका मतलब यूरेटर डेवलप हुआ है, मूत्रवाहिनी। जब यूरेटर डेवलप हुआ है तो मतलब क्या डेवलप हुआ है? किडनी डेवलप हुई है। तो दीज आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन द इंडिविजुअल्स। फ्लेम सेल्स से हमने शुरू किया था। फ्लेम सेल्स प्लेटिया न्यूक्लियस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर हम आए थे किसमें? फ्लेम सेल कॉक्सल ग्लैंड्स में। ये भी इंसेक्ट्स में, स्पाइडर्स, स्कॉर्पियंस में पाया जा रहा था। फिर आए थे एंटीनरी ग्लैंड्स में, उसी को ग्रीन ग्लैंड्स कहते हैं। वो क्रस्टेशियंस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर उसके बाद हम आए थे मैल्पिजियन ट्यूबुल्स में, वो इंसेक्ट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर हम आए थे नेफ्रीडिया में। नेफ्रीडिया किसका था? एनलिड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर ऑर्गन ऑफ बोजानस या कैवर ग्लैंड था, वो भी मोलस्का का कैरेक्टरिस्टिक फीचर था। फिर इसके बाद हम आए थे किडनी में। किडनी इज ऑफ 3 टाइप्स। ये हाईली डेवलप्ड एनिमल्स में पाई जाती है, मोस्टली वर्टिब्रेट्स में पाई जाती है, फाइलोपॉडिटा के एनिमल्स में। तो प्रोनेफ्रिक, मेसोनेफ्रिक और मेटानेफ्रिक। जो प्रोनेफ्रिक किडनी है फर्स्ट टू फोर्थ वीक में एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाई जाती है ह्यूमन बींग्स में। बाद में क्या हो जाती है? डिसइंटीग्रेट हो जाती है और टेडपोल में पाई जाती है। इसके अलावा 4 to 6 पेयर ऑफ इसमें टिब्यूल्स होते हैं और जो आगे बढ़कर जो है कहाँ खुल जाते हैं? क्लोएका में खुल जाते हैं। इसके बाद जो मेसोनेफ्रिक किडनी है दैट डेवलप्स फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, ये भी मेसोडर्म से डेवलप होती है और लास्ट पार्ट इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जाकर के ओपन होता है। ये एनाम्नियोट्स में पाई जाती है। और जो मेटानेफ्रिक किडनी, इट इज द फुल्ली डेवलप्ड किडनी which is arises from the embryonic mesoderm and the ureteric tube, यहाँ से यूरेटर डेवलप हो जाता है, arises the diverticulum of the Wolffian duct। तो Wolffian duct के diverticulum से डेवलप होती है। एमनियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और एव्स मैमल से पाया जाता है। तो अभी हमने आपको वेरियस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बताए। वेरियस टाइप के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बाद आपने देखा कितने तरह के नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट मटेरियल होते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं मेन प्रोसेस में। द ह्यूमन बींग्स the excretory organs means kidney। now the structure of kidney। तो excretory organs अगर आते हैं ह्यूमन बींग्स में, excretory organs in human। तो आपको पता है अगर ह्यूमन बींग्स में excretory organs पढ़ेंगे तो सबसे मेन फीचर्स या मेन इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन दैट इज कॉल्ड द किडनी। A pair of kidney present in the human beings below the liver and in the abdominal cavity। किडनी के अलावा क्या है? These are the ureters। ये भी पेयर में होते हैं, किडनी भी पेयर में है, यूरेटस भी पेयर में है। यूरेटर दोनों जहाँ जाके मिल जाते हैं दैट इज कॉल्ड द यूरिनरी ब्लैडर। ये सिंगल होता है यूरिनरी ब्लैडर एज वेल एज यूरिनरी पैसेज। अभी पेनिस के अंदर जो यूरिनरी पैसेज होता है वो सब इसमें आ जाते हैं। These are the excretory organs in human beings। The most important organ is called the kidney। हम किडनी की स्टडी करते हैं। आपको पता है रेडिश ब्राउन कलर की होती है। ये पेयर ऑफ किडनी होते हैं, लीवर के ठीक नीचे पाई जाती हैं, एब्डोमिनल कैविटी में होती हैं। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम में जस्ट दोनों ओर होते हैं। ये जो हमारा कौन सा पार्ट है? कमर का, देख रहे हैं हिप पार्ट। ये कौन सी गर्डिल कहते हैं? इसको पेल्विक गर्डिल कहते हैं। पेल्विक गर्डिल के दोनों ओर पाई जाती है। लेफ्ट और राइट में डिफरेंशिएट होती है। जो लेंथ होती है वो अप्रॉक्स 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसके अलावा जो इसकी ब्रेथ होती है वो लगभग 7, 7.5 से 8 सेंटीमीटर तक हो सकती है और जो इसकी थिकनेस होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 4-5 सेंटीमीटर तक होती है। अगर किडनी का स्ट्रक्चर देखें हम, दिस इज द रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर।
दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। आप देख रहे हैं दिस इज द वर्टिबल कॉलम, ये वर्टिबल कॉलम है। तो हमारे वर्टिबल कॉलम के दोनों ओर साइड में किडनी पाई जाती है एंड द वन साइड इज कॉन्वेक्स, दिस इज द कॉन्वेक्स साइड एंड द अनदर साइड इज द कॉन्केव। The concave side towards the vertebral column and the convex side towards the periphery। तो हमारी जो उत्तल सतह है वो कहाँ पर है? पेरीफेरी पर, साइड में है। जो अवतल सतह है वो किस तरफ है? वर्टिबल कॉलम की तरफ है। नाउ इट इज इन्वेलप्ड बाय द मेम्ब्रेन, डल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। जो मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड द रीनल कैप्सूल। रीनल वर्ड किसके लिए यूज होता है? किडनी के लिए। पल्मोनरी वर्ड किसके लिए होता है? लंग्स के लिए। कार्डियक वर्ड किसके लिए होता है? हार्ट के लिए। और हिपैटिक वर्ड किसके लिए होता है? लीवर के लिए। और ध्यान रखना है आपको कुछ चीजें, यहाँ पर रीनल वर्ड यूज होगा किडनी के लिए। तो ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव सरफेस में डिफरेंशिएटेड है। द कॉन्केविटी ऑफ द कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड द हाइलस। इसकी जो कॉन्केविटी है दिस इज कॉल्ड द हाइलस। हिंदी में हाइलस को कहते हैं वृक्कनाभ। क्या कहते हैं? वृक्कनाभ। नाउ एट द पॉइंट ऑफ द हाइलस द रीनल आर्टरी इंटर्स, रीनल आर्टरी, रीनल आर्टरी है और लिम्फेटिक वेसल्स से ये इंटर कर रहे हैं विच कैरी द इम्प्योर ब्लड। तो इम्प्योर ब्लड लेकर के इंटर कर रही हैं कहाँ? किडनी के अंदर। एज वेल एज रीनल वेन, ये रीनल वेन है। रीनल वेन एंड यूरेटर, ये कहां? बाहर आ गए। तो रीनल आर्टरी इंटर्स फ्रॉम द हाइलेस्ट पार्ट एज वेल एज रीनल वेन एंड यूरेटर्स इज रिलीज्ड आउट। तो रीनल वेन कौन सा ब्लड ला रही है? प्योर ब्लड ला रही है। और यहां से ये यूरेटर क्या ला रहा है? यूरिन लेकर आ रहा है। नाउ द होल किडनी विच इज रेडिश ब्राउन in structure is differentiated into two parts. The outer part is called the cortex and the inner part is called the medulla. This is the cortex and this is called the medulla. जो inner part है वो medulla है and the medulla is differentiated into the 8 to 18 pyramid-like structures called the medullary pyramids. These are the pyramid-like structures. These are the pyramid-like structures. These are called the medullary pyramids. Medullary pyramids. Now, the upper part of the medullary pyramid is broad, and the lower part is called the apex, which is also called the papilla. तो ये जो इसका लोअर पार्ट है इसको एपेक्स भी कहते हैं एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द रीनल पैपिला। दिस इज द रीनल पैपिला। नाउ these medullary pyramids usually are differentiated by the cortical tissue. These cortical tissue are called the renal column of Butterworth. These are the renal column of Butterworth. किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं? यहाँ पर मेडुलरी पिरामिड्स को आपस में सेपरेट कर रहे हैं। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द पेपिला, दिस इज द रीनल पेपिला, दीज आर द वेरियस finger like projections these are called the duct of Bellini. These are the duct of Bellini.
जब आप इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे किडनी का, तो किडनी की जो यूनिट होती है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन सबसे लास्ट में जब इंटर करती है, ओपन होती है, तो पहले पार्ट होता है बोमेन कैप्सूल, देन द प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, देन द हेले लूप, एज वेल एज एट लास्ट क्या होता है, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल। तो डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल इज अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड ऑल द कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिवली नेम्ड एज द डक्ट ऑफ बेलिनी। ये जो डक्ट ऑफ बेलिनी है, अभी आप बाद में जब पढ़ेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर तो देखिए। नाउ these cortical part is the renal column of Bertini project out just like the rods, and these are called the renal sinus। क्या कहते हैं इसको, renal sinus। अब देखिए the renal papilla is also called the minor calyx। This is called the minor calyx, and all these minor calyx ultimately open into the, जितनी minor calyx ultimately open होते हैं into the major calyx, major calyx, and major calyx is ultimately open into the pelvis part। This is the pelvis। तो आप एक अलग से स्ट्रक्चर देखिए, छोटा सा मैं किडनी का द्वारा बना रहा हूँ, इसमें केवल वो पार्ट लेबल करेंगे। These are the medullary pyramids, लेबल नहीं कर रहे हैं। तो these are the renal column of Bertini, renal column of Bertini, and these are called the duct of Bellini, and these cortical tissue, these are called the renal sinus, and these point is called the renal papilla। क्या कहते हैं इसको, renal papilla, as well as renal or minor calyx। All the minor calyx ultimately open into the major calyx, और मेजर कैलिक्स आर अल्टीमेटली ओपन इनटू द पेल्विस, एंड पेल्विस अल्टीमेटली ओपन इनटू द यूरेटर। तो आप देख रहे हैं सबसे पहले माइनर कैलिक्स, फिर माइनर कैलिक्स के बाद मेजर कैलिक्स, फिर पेल्विस, और पेल्विस के पार्ट, ये वाला जो पार्ट है जो यूरिन को लेकर बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड द यूरेटर। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द किडनी। इंटरनली स्ट्रक्चर आपने देख लिया, एक्सटर्नली रीनल कैप्सूल से क्या हुआ, घिरा हुआ है, एक पार्ट कॉन्वेक्स होता है, एक पार्ट कॉन्केव होता है। कॉन्वेक्स पार्ट टुवर्ड्स द पेरीफेरी होता है, जो कॉन्केव पार्ट होता है टुवर्ड्स द वर्टिकल कॉलम होता है। कॉन्केव पार्ट, द कॉन्केविटी ऑफ द कॉन्केव पार्ट इज कॉल्ड द हाइलस, थ्रू व्हिच द रीनल आर्टरी इंटर्स एंड कैरी द impure blood, and after filtration the renal vein released out which carry the pure blood, as well as ureter released out which carry the urine। तो यूरेटर और रीनल वेन बाहर आती है, और रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड लेकर कहाँ जाती है, अंदर जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। तो ह्यूमन बींग्स में मेटानेफ्रिक किडनी पाई जाती है, फुल्ली डेवलप्ड किडनी है, क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है फाइलम कॉर्डेटा में, वर्टिब्रेटा में सबसे टॉप पर रखा हुआ है। तो मनुष्य से ज़्यादा मोस्ट डेवलप्ड एनिमल्स अभी कोई नहीं। तो जितना भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स में या जितने भी सिस्टम हैं, आइदर द डाइजेस्टिव और द एक्सक्रीटरी, आइदर द जो एंडोक्राइन और द नर्वस सिस्टम, मोस्ट डेवलप्ड सिस्टम ह्यूमन बींग्स में पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक किडनी का स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप। अब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। हम किडनी के बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, नेफ्रॉन। व्हाट इज नेफ्रॉन? The kidney consists of 10 to 12 lakh coiled structures called the nephrons। This is the nephron। कंफ्यूज नहीं होना है आपको। एक होता है न्यूरॉन। न्यूरॉन जो होता है स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ब्रेन, इज द स्ट्रक्चरल
एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीशन। उत्सर्जन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, किडनी की भी कह सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लाख नेफ्रॉन प्रेजेंट इन किडनी। 10 से 12 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में होते हैं। अब नेफ्रॉन जो है इट इज अ वेरी वेरी स्मॉल एज वेल एज थिन एंड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द किडनी। तो किडनी के अंदर बहुत छोटे स्मॉल और थिन क्वाइल्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पर छोटी सी किडनी बना रहे हैं और द मेन फोकस किस पे है? नेफ्रॉन पर। दिस इज द नेफ्रॉन। This is the nephron. This is the proximal part, which is bowl-like in shape. कटोरे की तरह का रचना होती है। That is called the Bowman capsule. Bowman capsule. And this is the convoluted part, but proximal convoluted. तुरंत इसके बाद जो पार्ट convolute होता है, that is called the proximal कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। हिंदी में कहते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। एंड दिस इज द हेनले लूप। दिस द यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द हेनले लूप। हेनले लूप में दिस इज द डिसेंडिंग आर्म, इट इज द असेंडिंग आर्म। यहां से लिक्विड आगे नीचे की ओर आ रहा है, तो ये कौन सी है? डिसेंडिंग आर्म है, अवरोही भुजा। और ये कहाँ चढ़ रही? ऊपर की तरफ। दिस इज द असेंडिंग आर्म एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड द डिस्टल। फिर से कुंडलित हो गया, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एंड अल्टीमेटली इट ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। यही कलेक्टिंग डक्ट है जो सब मिलकर के क्या बना रही थी? डक्ट ऑफ बेलिनी। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो डक्ट ऑफ बेलिनी है दैट इज द क्या है यहाँ पर? नेटवर्क ऑफ द कलेक्टिंग डक्ट। तो दिस बोमेन कैप्सूल इज बाउल शेप्ड स्ट्रक्चर एज वेल एज द प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, a हेनले loop as well as the distal convoluted tubule, and it is the collecting duct. Now this is the structural unit of the nephron, structure of the nephron. नेफ्रॉन इज ऑफ टू टाइप्स। मैंने किडनी का स्ट्रक्चर इसलिए बनाया आपको बताने के लिए कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स, काइंड्स ऑफ नेफ्रॉन्स। कौन कौन से टू टाइप्स हैं? देयर इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, कॉर्टिकल नेफ्रॉन प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स पार्ट एज वेल एज जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। The cortical nephron contains approximately 85%. 85% जो नेफ्रॉन है टोटल किडनी में वो कॉर्टिकल होते हैं एंड अप्रोक्सीमेटली 15% जो होते हैं वो जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। क्या डिफरेंस है कॉर्टिकल और जस्टा मेडुलरी में? द कॉर्टिकल नेफ्रॉन आर स्मॉल इन साइज एज वेल एज देयर मोस्ट ऑफ द पार्ट रिमेन इन द कॉर्टेक्स। ये वाला पार्ट ये मेडुला है, ये मेडुला। तो मोस्ट ऑफ द पार्ट अगर कॉर्टेक्स में है दैट इज कॉल्ड द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द लूप ऑफ हेनले इज वेरी शॉर्ट एंड डू नॉट एक्सटेंड अप टू द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला। मेडुला के डीपर पार्ट तक यहां नहीं पहुंच पाता। मैं यहां पर बना रहा हूं। स्ट्रक्चर को, किडनी को थोड़ा बड़ा बना दें।
दिस इज द कॉर्टिकल नेफ्रॉन। आप देख रहे हैं छोटे साइज का है, मोस्टली कॉर्टेक्स पार्ट में शिफ्ट है। और यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये मेडुलरी पिरामिड है, ये मेडुलरी पिरामिड दूर दूर बनाए मैंने, 8 to 18 होते हैं वैसे। नाउ द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, सच टाइप ऑफ नेफ्रॉन विच आर लॉन्ग, लार्ज एंड the loop of Henle is very long। ये जो loop of Henle है ये बहुत लंबा होता है and extend down up to the lower part of the medulla। These are called the juxtamedullary nephron। This is जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आप देख रहे हैं ये बड़े साइज के हैं, लॉन्ग हैं, और जो इसका लूप ऑफ हेनले है ये कहाँ तक इंटर कर रहा है, इन द डीपर पार्ट ऑफ द मेडुला। तो मेडुला के बिल्कुल लास्ट पार्ट तक अगर ये पहुँच रहा है, दिस इज कॉल्ड द जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो 15% नेफ्रॉन जो होते हैं वो जस्टा मेडुलरी होते हैं, 85% कॉर्टिकल होते हैं। नाउ there is a basic difference between the cortical and juxtamedullary nephron। जो अरेंजमेंट के अलावा यहाँ पर जो ब्लड सर्कुलेशन में भी डिफरेंस होता है। एक कैसे ब्लड सर्कुलेशन डिफरेंस होता है, इन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन द इफरेंट आर्टेरियोल, अभी आपको बताएंगे इफरेंट आर्टेरियोल क्या होता है। इफरेंट आर्टेरियोल मेक पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। जो कैपिलरी का नेटवर्क होता है जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो उसमें जो इफरेंट आर्टेरियोल होता है, दिस इज द इफरेंट आर्टेरियोल। तो ये पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनाता है। बट इन द केस ऑफ द जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन, द इफरेंट आर्टेरियोल इन दिस, द इफरेंट आर्टेरियोल make वैसा रेक्टा। वैसा रेक्टा बनता है, वैसा रेक्टा का मतलब है देयर इज द पैरेलल नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराउंड द हेनले लूप। इज द पैरेलल नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड लूप ऑफ हेनले। पूरे हेनले लूप के चारों तरफ अगर पैरेलल नेटवर्क बन रहा है कैपिलरीज का, दैट इज कॉल्ड द वैसा रेक्टा, और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन। बट इन द केस ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ओनली द इफरेंट आर्टेरियोल मेक द पेरिट्यूबुलर नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज। तो यहाँ पर ये कैपिलरीज का पेरिट्यूबुलर नेटवर्क बनता है, यहाँ पर पैरेलल नेटवर्क बनता है लूप ऑफ हेनले में, दैट इज कॉल्ड द वैसा रेक्टा। जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो कैपिलरीज होती हैं वो फेनेस्ट्रेटेड होती है। इससे पहले मैंने आपको बताया है सर्कुलेटरी सिस्टम में देयर आर 3 टाइप ऑफ कैपिलरीज, द कंटिन्यूअस कैपिलरीज इन व्हिच द लार्ज मॉलिक्यूल्स कैन नॉट पास, as well as the fenestrated capillary which contains the small pores through which the large molecules can pass, as well as the third type of capillary is the sinusoidal। तो sinusoidal किसमें था, स्प्लीन में था, लीवर में था। लेकिन यहाँ पर जो हमने ग्लोमेरुलस और विलाई में पढ़ा था वो कैसा था, यहाँ पर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज थी। तो जो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है इसका, जिसके कारण से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, यहाँ तक कि लार्ज मॉलिक्यूल्स भी इससे पास हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल्स का, कि कैसे यहाँ पर ब्लड वेसल्स से ब्लड निकल करके फिल्टर हो रहा है और यूरिन के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, दैट इज ड्यू टू द फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। अगर फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी नहीं होती तो ये जो फिनोमेना है ये नहीं हो पाता। अब हम आते हैं अपने फिर से नेफ्रॉन पार्ट में। कॉर्टिकल और जस्टामेडुलरी को हमने आपको बता दिया। इन द जस्टामेडुलरी नेफ्रॉन एक और स्पेशल फीचर है
A special structure is called the juxtamedullary apparatus. एक juxtamedullary apparatus होता है. क्या होता है juxtamedullary apparatus? This is the Bowman capsule. तो जो Bowman capsule का पार्ट है, तो एट नियर अबाउट ऑफ Bowman capsule आर्टेरियोल्स की जो मेम्ब्रेन होती है, द मेम्ब्रेन्स ऑफ द आर्टेरियोल, यहाँ से आ रही जो इफरेंट है, जो वापस ले जा रही वो एफरेंट है, तो जो नेटवर्क ऑफ आर्टेरियोल्स कॉल्ड द ग्लोमेरुलस which contains the special type of large cells called the podocytes, and these flat cells called the juxtamedullary cells, also called the podocytes, with finger like projections. इसमें finger like projections होते हैं. अब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कैसे होते हैं, यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा. This is a juxtamedullary nephron. Now the arteriole आपको बताया था मैंने यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में कि जो हमारा सबसे पहले एरोटा होता है. एरोटा इज डिफरेंशिएटेड इनटू द आर्टरी. कौन सी आर्टरी? इलास्टिक आर्टरी. एंड इलास्टिक ultimately distributed to the muscular artery, and the muscular artery divides to form the arteriole, and the arteriole divides to form the meta-arteriole, and meta-arteriole divides to form the capillaries. तो सबसे पहले क्या था यहाँ पर? एरोटा था. एरोटा से बाद में क्या बना था? इलास्टिक आर्टरी बनी थी. इलास्टिक आर्टरी, इट इज आल्सो कॉल्ड द कंडक्टिंग आर्टरी. इलास्टिक आर्टरी के डिस्ट्रीब्यूशन से बना था मस्कुलर आर्टरी. मस्कुलर आर्टरी इज आल्सो कॉल्ड द कंडक्टिंग आर्टरी. मस्कुलर आर्टरी डिफरेंशिएटेड इनटू द arteriole. Arteriole is differentiated into the meta-arteriole, and meta-arteriole again divides to form the capillaries. इतना डिवीजन था. Now जो इसमें ब्लड आ रहा है, this is the efferent arteriole, the tube which carry the impure blood is called the efferent आर्टेरियोल. हिंदी में कहते हैं अभिवाही धमनिका. क्या कहते हैं? अभिवाही धमनिका. विच कैरी द इम्प्योर ब्लड. जो रीनल आर्टरी अंदर आ रही थी, रीनल आर्टरी 12 लाख फाइन ट्यूब्स में डिवाइड होती है, एंड ऑल द ट्यूब्स which enters into the Bowman capsule is called the efferent arteriole, अभिवाही धमनिका. Now the network of the capillaries inside the Bowman capsule between the afferent and efferent is called the glomerulus. This is called the glomerulus. And the fine tube which carry the pure blood from the Bowman capsule is called the efferent arteriole. This is the efferent arteriole. हिंदी में कहते हैं यहाँ पर अपवाही धमनी. अपवाही धमनी. तो आप देख रहे हैं the diameter of the afferent arteriole is much more in comparison to the efferent arteriole. तो इसका जो डायमीटर है वो ज़्यादा है. कि डायमीटर ज़्यादा होगा, डायमीटर मोर.
और इसका जो डायमीटर है वो क्या है, लेस है। तो जब डायमीटर का डिफरेंस होगा तो देयर इज द प्रेशर डिफरेंस between the afferent and efferent arteriole. So due to this pressure the blood filters and collects into the lower part of the Bowman capsule, also called the nephric filtrate. तो अभी जो हम आपको बता रहे थे कि ग्लोमेरुलस के ऊपर ये जो कैपिलरीज हैं, these capillaries contains the podocytes and these podocytes are called the podocytes called juxtamedullary cells, as well as the distal convoluted tubule. This is the distal convoluted tubule of the juxtamedullary nephron. These cells are also the broad as well as flat cells, and these cells collectively called the macula densa. ये क्या है हमारा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल। तो जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है उसकी जो सेल्स है वो भी फ्लैट होती हैं, कॉल्ड मैकुला डेंसा। एंड बोथ the juxtamedullary cells and the macula densa collectively called the juxtamedullary apparatus. Is the juxtamedullary apparatus. And the network of the capillaries which surround this whole structure is called the vasa recta. जो इस पूरे स्ट्रक्चर को, पूरी कैपिलरीज जो इस चारों तरफ से सराउंड करती हैं, किसको, जस्टामेडुलरी apparatus को, that network of capillaries collectively called the vasa recta. अब आपने अभी जो है देखा कि एक्सक्रीशन की डेफिनेशन क्या है, फिर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटिव मटेरियल्स देखे, फिर टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटिव मटेरियल्स के बाद आपने देखा जो मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स क्या होते हैं। मेन एक्सक्रीटिव ऑर्गन्स के बाद ह्यूमन बींग्स में जो किडनी है, तो किडनी का स्ट्रक्चर देखा। किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो होती है वो क्या होता है, नेफ्रॉन होता है। तो नेफ्रॉन इज डिफरेंशिएटेड इनटू द 4 पार्ट्स, द बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूबुल, द हेनले लूप एज अ डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल एंड अल्टीमेटली ओपन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। फिर हमने देखा देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, द कॉर्टिकल न्यूरॉन्स एज वेल एज द जस्टामेडुलरी न्यूरॉन्स। तो कॉर्टिकल न्यूरॉन्स केवल कॉर्टेक्स पार्ट में होते हैं, थोड़ा सा स्लाइटली द लोअर पार्ट ऑफ द loop of Henle enters into the medulla, but in the case of the juxtamedullary nephron, it is very long and thin tube, and the loop of Henle is very long and pierces deeply into the lower part of the medulla, and the upper part of the distal convoluted tubule is just in front of the Bowman capsule. And both the cells of the Bowman capsule and the capillaries as well as the distal convoluted tubule collectively called the juxtamedullary apparatus, also enveloped by the group of capillaries called the vasa recta, which is essential for the filtration as well as the reabsorption of the useful materials. अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, कि वास्तव में मैकेनिज्म कैसी होती है एक्सक्रीशन की। इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन, जो उत्सर्जन की प्रक्रिया है, इट इज अ वेरी वेरी टिपिकल प्रोसेस एंड इट डिवाइडेड इनटू द 2 पार्ट्स। फर्स्ट होता है यहाँ पर यूरिया फॉर्मेशन इन लीवर, जो सेकंड पार्ट है द यूरिन फॉर्मेशन इन किडनी। आप देख रहे हैं जो एक्सक्रीशन की जो मैकेनिज्म है वो 2 पार्ट में है। पहले में यूरिया फॉर्मेशन होता है लीवर के अंदर,
और दोबारा उसी यूरिया को वाटर में डिसॉल्व करके किडनी फिल्ट्रेट करके जिस फॉर्म में बाहर निकलती है उसे कहते हैं यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिया फॉर्मेशन लीवर इट इज ए वाइटल प्रोसेस। वाइटल प्रोसेस है आल्सो कॉल्ड द बायोकेमिकल प्रोसेस। क्या है कि जैव रासायनिक प्रक्रिया इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस एज वेल एज द यूरिन फॉर्मेशन किडनी इट इज द फिजिकल प्रोसेस। ये केवल क्या है फिजिकल प्रोसेस है, देयर इज नो नीड ऑफ द एंजाइम, फिजिकल प्रोसेस। अब यूरिया फॉर्मेशन जो लीवर में हो रहा है वाइटल प्रोसेस बायोकेमिकल, इसको हमको पढ़ना। फर्स्ट स्टेप में आते हैं द यूरिया फॉर्मेशन, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। Now the urea formation. Urea formation takes place in the liver. In the body, due to the metabolic activities, a large amount of CO2 and ammonia is released out. So, the liver cells, with the help of the यूरिएज एंजाइम, लीवर सेल्स में यूरिएज एंजाइम की प्रेजेंस में 10 NH2 सॉरी अमोनिया एंड CO2 कंबाइन टू मेक द यूरिया। तो अमोनिया और CO2 दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं यूरिया बना रहे हैं। दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन द लीवर सेल्स विद द हेल्प ऑफ द यूरिएज एंजाइम एंड द प्रोसेस इज not so easy. It is discovered by the Hensley and Krebs. So it is also called the Hensley-Krebs cycle or also called the Krebs-Hensley cycle. In this urea formation process, there is the necessity of the 3 main amino acids called the arginine, ornithine as well as citrulline. The most important amino acid is called the ornithine, so it is also called the ornithine cycle. Ornithine cycle, also called the citrulline cycle, also called the arginine cycle, and discovered by the Krebs and Hensley, so it is also called the Krebs-Hensley cycle. Now this whole process takes place in the liver cells, in the cytoplasm as well as the part of the mitochondria. This is the cytosol and this is the mitochondrial part. क्या है ये माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो प्रेजेंट इन द सेल, सेल के अंदर ही होता है। ये कौन सा पार्ट है? इट इज साइटोसोल, कोशिका द्रव्य है। नाउ दिस इज द अमोनिया, एमिनो एसिड के फॉर्म में बनते हैं। तो अमोनिया इज इंटर्ड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया एज इन दिस प्रोसेस 2 ATP is used and converted into the 2 ATP and a compound is formed